नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मीण एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। खान सर के हिस्ट्री का लेक्चर 9। इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आइए जाने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। शुंग वंश 185 से 73 BC मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर एमपी में था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण थे। यह 36 वर्ष तक शासन इन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया, जबकि इस वंश का शासन 112 वर्षों तक चला। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्यावदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ है। इनसे बहुत सारे बौद्ध स्तूप तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबा का कराया, जबकि बरहूत एमपी स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं बरहूत स्तूप का आकार दुगुना करवाया गया था। वर्तमान में सांची के स्तूप को जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल की देन है। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। इसके शासक बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पाणिनि के अष्टाध्यायी अर्थात व्याकरण ग्रंथ भी लिखा गया है। मनु ने मनुस्मृति लिखा है। गार्गी ने गार्गी संहिता लिखा है। जिन सेन ने हरिवंश की रचना की है। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। विदर्भ का युद्ध, यवन आक्रमणकारी का युद्ध। विदर्भ बरार में चल रहे उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजयी हुए थे। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा हुई है। इस समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करा दिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिलिंद ने किया। जिसे मिनांडर भी कहा गया। मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवी भूत थे। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वेशनगर यानी मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था। उसने उपसर भगवान विष्णु के लिए देवदेवस्य शब्द का भी प्रयोग किया। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत काल का सर्वाधिक विकास हुआ। शुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलती है। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूत थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी
और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी गई। कण्व वंश 73 से 30 BC। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण एवं सुशर्मा। इस वंश का दूसरा नाम कड़वायांग था। यह वंश 43 वर्ष तक शासन किया। कण्व राज को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता है। कण्व साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक का हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो 14 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक अर्थात आंध्र राजा ने 30 वर्ष ईसा पूर्व में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी गई। सातवाहन वंश, जिसे प्रतिष्ठान भी कहा गया, 30 BC से 250 AD तक। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिनकी राजधानी तगर थी। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा गया। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र में थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था, जिसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख यानी पुणे से मिलती है, जो उसकी पत्नी नैनिका द्वारा बनवाया गया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अग्रहित चक्र की उपाधि धारण किया। सप्तकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। सप्तकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोमती पुत्र सप्तकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथम्बी से मिली सिक्कों से मिलता है, जिसके एक ओर गोमतीपुत्र सप्तकर्णी तो दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र अंकित है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने बौद्ध संघ को आजकालकी तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के शक ने आक्रमण किया। इस बार शक वंश की ओर से आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। पुल्लुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सप्तकर्णी था। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना आरंभ किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया था। वेतन के बदले भूमि देने की सम्मति व्यवस्था सातवाहन ने आरंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। इस वंश के समय गांव के प्रधान को गौलमिक कहा जाता था। इस वंश के दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता था। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था।
यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा के सिक्के का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के को करसापड़ तथा सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य ने भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ था। ऐसा कहा गया है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि कही जाती थी। तो ये रहा ब्राह्मण साम्राज्य और ये खत्म हुआ यहाँ। इससे बाद पढ़ेंगे 10वां लेक्चर मौर्योत्तर काल। जय हिंद, जय भारत।